सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें इकाई 12 जिनका नाम है रानी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी छात्र, यह रानी इकाई है। यह रानी इकाई एक उनका साहित्य प्रकार रेखा चित्र है और उनकी लेखिका है महादेवी वर्मा, जिन्होंने यह इकाई लिखी है। तो प्रस्तुत इकाई को पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में परिचय लेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन और निधन सन 1983 में हुआ है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पिया, यानी कि यह उनकी जो काव्य पंक्ति है वो यहाँ बताई गई है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पिया। कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, जिनमें प्रासाद, पंत, महादेवी और निराला। यानी कि छायावादी युग में 4 लेखक लेखिका हुए, जिनमें पहला है प्रसाद जी, दूसरे पंत जी और उसके बाद महादेवी वर्मा और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल है। कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। यानी कि जो लेखिका है, यहाँ छायावादी युग की बात की गई है और छायावादी युग में प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी जी और निराला जी ने जो रचनाएं की है, उनकी रचनाओं में जो भी देखने को मिलता है वो यहाँ बताया गया है। फर्रुखाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि उनकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। प्रस्तुत इकाई रानी, वो रानी नामक एक घोड़ी, उनके 2 साथी हैं जिनका नाम है निक्की और रोजी के साथ आई है। ये सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यानी कि जो निक्की है, निक्की यानी कि नेवला का नाम निक्की है और रोजी एक कुत्ती का नाम है और यह घोड़ी का नाम है रानी, वो हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष बोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। यानी कि प्रस्तुत इकाई में महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों के से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं और यह प्रस्तुत संस्मरण में भी एक घोड़ी का है
और उनका नाम क्या? रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था, यानी कि लेखिका ने खुद अपनी बात बताई गई है, यानी कि लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की यानी कि नेवला और रोजी यानी कि कुतिया को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है, यानी कि यह जो इकाई है वो पशु के प्रति कितना प्रेम है, यह प्रेम यहाँ महादेवी के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो अब हम इस इकाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। तो वो सभी छात्र अब हम इकाई की शुरुआत करेंगे। तो रियासत होने के कारण, कहाँ बताएं? तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य उसका अर्थ है अधिकता, यानी कि रियासत यानी कि उस समय की बात की गई जब अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे। तो कि रियासत होने के कारण इंदौर में क्या, तो शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गद्धों, यानी कि जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारे ज्ञान वर्धन किया था, यानी कि इस जाति जो टट्टू की बात की गई है, यानी कि सफ़ेद गद्धों की बात बताई गई है, यानी कि उसके संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान बढ़ाया था। यानी सफ़ेद टट्टू क्या होते, सफ़ेद गद्दे क्या होते, उसके बारे में रामा ने बताया था। यानी कि अंग्रेजों की बात है, अंग्रेजों के जो बच्चे हैं वो बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गद्धों पर घूमते देखते थे। यानी कि उस समय में जो अंग्रेजों के बच्चे हैं तो ऐसे छोटे छोटे टट्टू, यानी कि उसको सफ़ेद गद्दे भी बोलते हैं, उस पर घूमते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गद्दे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। यानी कि रामा ने अपनी कहानियों में सुना था क्या, क्योंकि राजा क्या करते थे कि अपराधियों को गद्दे पर चढ़ाकर देश निकाला देते थे, यानी कि उनको सजा देती थी। मुहावरे का अर्थ है देश निकाला देना, यानी कि देश से निकाल देना, यानी कि जो देशद्रोही है उसको देश से निकाल देते हैं। ज्ञानवर्धक यानी कि उसका अर्थ है ज्ञान बढ़ाना या तो जानकारी देना। इन्हें गद्धों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला। यानी कि अभी ऐसा लगता है कि इन्हें गद्धों पर बैठकर हमें प्रसन्नता हुई है घूमते देखकर, विश्वास नहीं है, विश्वास करना भी कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, यानी कि उनको जानने की इच्छा थी कि ऐसा क्या, ऐसा क्यों। तो उस जिज्ञासा का समाधान यानी कि उनको जो प्रश्न था उनके मन में, उनकी प्रश्न का जो हल तो रामा के पास था। इन्हें विलायत में गद्दे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। विलायत यानी कि इंग्लैंड। तो क्या कहता है रामा, तो कि इन्हें इंग्लैंड में गद्दे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। आगे, एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। मौखिक यानी कि ज़बानी, स्मृति पत्र यानी कि याद दिलाना, यानी कि एक दिन हम तीनों ने मिलकर बाबूजी को याद दिलाया मौखिक रूप से, कहा कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना वो बहुत अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। लेखिका और उनके जो साथी है क्या कहते हैं, तो अन्य बच्चे को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो वो अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? क्या कहते हैं, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर
गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो यहाँ थे ठेल मठेल यानी कि भीड़ भाड़ या तो धक्का मुक्की, यानी कि सभी ने अब भीड़ भाड़ में जब उनके बाबूजी प्रश्न करते कि सफ़ेद टट्टू पर बैठे हो तो तुम कहो या सब एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन लेखक जो है तो वो क्या गंभीर होकर उत्तर दे देते हैं कि सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है और गद्दे पर कौन बैठता है, वो जिसको सजा दी जाती है वह बैठता है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु अजस्रोत यानी कि सदा बहने वाला प्रवाह, तो पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। यानी कि कुछ दिन बाद हम देखते हैं तो हमारे घर के आंगन में एक चॉकलेटी रंग का छोटा सा टट्टू पश्चिम दिशा में बरामदे की ओर बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, यानी कि जो बरामदा था यानी कि गुजराती में कहेवा जाइए तो वाड़ो, तो ये शू तो कि यह जो बरामदा है वो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया था। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया, यानी कि बाहर से अंदर टट्टू को लाने के लिए क्या तो कि दीवार में से एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने और घूमने आदि की उसकी देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। फिर लेखिका और उन्होंने जो मांग की थी कि हमें भी घोड़ा चाहिए, हमें भी घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो उनके जो बाबूजी है वो एक छोटा सा टट्टू ला देते हैं और उनके लिए बांधने की जगह भी करते हैं और उनकी देखभाल के लिए और उसकी मालिश करने के लिए और खाने पीने और घूमने आदि की देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। साइज यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाला आदमी, यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाले व्यक्ति की भी यहाँ नियुक्ति कर दी जाती है। अब हम आगे के परिच्छेद को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए, यानी कि लेखिका और जो थे सभी लोग उस सफ़ेद टट्टू से क्या तो कि प्रभावित होते हो और भयभीत होते। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ न कोई विशेष नौकर रखा गया, यानी क्या कहते हैं कि हम जो रहते थे यानी कि हमारे तथा अन्य साथी जीवों के लिए मकान में न कोई परिवर्तन हुआ और न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी। यानी कि इतना भी कुछ होने के बावजूद वो हमें क्या तो कि डांटता था, फटकारता था और उसके अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था, लेकिन कभी भी हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हमें रोज़ी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। यानी रोजी और निक्की जो दो पालतू रखे थे, रोज़ी यानी कि जो कुतिया थी और निक्की यानी कि नेवला, उसको कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। यानी कि जो छोटा सा जो टट्टू लाया गया था, यानी कि पहले 4-5 दिन तो हम क्या उससे नाराज रहे, रुष्ट रहे, उससे अप्रसन्न होकर हम घूमते रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया वैसे अंत में हमने उसकी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। रामा जो घर का नौकर है, उनको नाम पूछते हैं बच्चे तो क्या नाम बताते हैं? ताजरानी बताते हैं। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियाँ में
रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय सदय हो गए थे। गाथा यानी कि कथा, सदय यानी कि दयालु, यानी कि हमने ताजमहल का चित्र हमने देखा है और रामा और कल्लू को माँ की भी सभी कहानियाँ याद थी, जिनमें रानी के सुख दुख की कथा सुनते सुनते उनके प्रति दयालु हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यानी कि जैसे ताजमहल की भवन की बात की जाए, यानी कि ताजमहल भवन है कि रानी होने पर भी वहाँ से यह कहानी की जो रानी तक की तरह यहाँ निकाल दी गई। यह कल्पना करती है कि हमारी ईर्ष्या और सारा रोष, रोष यानी कि क्रोध, करुणा यानी कि दया, रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। यानी कि अब धीरे धीरे उसके प्रति लगाव यानी कि प्रेम बढ़ता जा रहा है। यानी कि उनके प्रति अब जो क्रोध था वो क्रोध दया में यानी कि करुणा से पिघल जाता है और अब हम उस जो ताज रानी है उसको अधिक यानी कि ज़्यादा आराम देने के उपाय सोचने लगते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। यानी कि जो ताज रानी है वो बहुत सुंदर थी, जिसकी छवि हमारी आँखों में बस गई थी। उसका दिखाव कैसा था? तो हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती, यानी कि जैसे हमारी दृष्टि ताज रानी पर जाती है तो हमारी दृष्टि फिसल जाती है, ऐसा हमें लगता है। यानी कि उसका जो चॉकलेटी रंग जो हमारी दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयान का गुच्छा, अयान यानी कि घोड़े की गर्दन बल के बाल। आपने घोड़ा देखा है तो घोड़े की गर्दन पर जो बाल होते हैं उसकी बात की गई है, जिसको अयाल कहते हैं। यानी कि खड़े छोटे कानों के बीच, यानी कि घोड़े के जो कान है खड़े, उनके बीच झूलता हुआ अयाल का गुच्छा। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें। ताज रानी की आंखें कैसी हैं? तो आंखें बड़ी, काली और स्वच्छ है और पारदर्शी है, यानी कि हम उस आंखों को पारदर्शी से देख सकते हैं। अब हम इस इकाई आगे की पढ़ाई अपने किताब की पृष्ठ नंबर 50 पे करेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान पृष्ठ नंबर 50 पे। तो इस जो ताज रानी जो घोड़ी है तो उनकी लाल नथुने, जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। नथुने यानी कि नाक की बात की गई है, यानी कि उनके लाल कलर के जो नथुने हैं वो फूला फूला कर क्या तो कि चारों ओर की गंध लेती रहती। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। क्षत विक्षत यानी कि घायल, यानी कि लेखिका यहाँ कहते हैं कि उनके जो दांत कैसे, तो कि दांत उजले और उनकी जीभ कैसी, तो कि लाल जीभ की झलक देती हुई। उनके होठ कैसे, तो कि गुलाबी होठ वाला लंबा मुंह, जो क्या यानी कि चना चबाते, यानी कि घोड़ा क्या कहता है, चना खाता है, तो लोहा चबाते रहने पर भी उसका जो मुंह है वो घायल नहीं हुआ है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, यानी कि जो उनकी ऊंचाई होनी है तो कि उनकी ऊंचाई की दृष्टि से उसकी पीठ की चौड़ाई क्या है, अधिक है। सुडोल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती है। यानी कि उनका जो पारदर्शी, यानी कि जिससे आर पार देखा जा सके। मोरछल यानी कि मोर की पूंछ से बना झाड़ू, यानी कि उनका जो शरीर कैसा है, तो क्या सुडौल मजबूत है और उनकी पूंछ कैसी, तो क्या मोरछल जैसी है। यानी कि मोरछल का अर्थ होगा मोर की पूंछ से बना झाड़ू, जैसा लगता है, जो हमेशा क्या, तो क्या मक्खियाँ उड़ाता रहता है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, यानी कि उस वक्त हमारे मन में यह समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है
जैसे किसी अदृश्य शाहीन से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। यानी कि लेखिका को लगता है, कैसा लगता है कि उस समय हमारे मन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह जो हमारे स्मृति पथ पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। आगे हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। यानी कि क्या सोचते हैं कि हमें बार बार मन में ऐसा ख्याल आता है कि यह छोटी क्यों नहीं हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। यानी कि यह जो ताज रानी है वो छोटी होती तो जैसे निक्की और रोजी हमारे साथ रह रहे हैं वैसे उसे भी हमें अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, यानी कि बड़ी थी ताज रानी, उसको अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अतः अस्पताल में बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। यानी कि अराजकता यानी कि अव्यवस्था, यानी कि उसके साथ हमें खेलना था। जैसे निक्की और रोजी हमारे साथ रह रही है अपने कमरे में, उसी तरह उसे भी हमारे साथ रहने का हमें रखने का मन कर रहा था। लेकिन यह अस्तबल से बना हुआ जो बरामदा था वो हमारी अव्यवस्था का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। यानी कि उसकी जो अलमारी है, यानी कि यह जो बरामदा है वो बरामदा में क्या, तो क्या उसकी दीवार में एक खुली अलमारी यानी कि गुजराती में की वजीर बारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगे। यानी कि धीरे धीरे उसके साथ हमारी मित्रता बढ़ती जा रही, हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। तो स्वेच्छया यानी कि अपनी इच्छा से, विस्थापित यानी उसका अर्थ होता है कि अपने स्थान से हटाया हुआ। यानी कि धीरे धीरे हम अपने खिलौना का परिवार स्थापित कर दिया। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न दिखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। यानी कि इस लेखिका और उनके साथियों ने क्या किया, तो कि धीरे धीरे उसके साथ ऐसी मित्रता बना ली कि वो क्या करते, तो कि उसकी गर्दन पर झूले झूलते थे, उसके कान और अयाल में फूल खोसते थे और उनको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में उन्होंने क्या, तो कि उससे मित्रता प्राप्त कर ली, जिसकी वजह से वह न देखने पर क्या अस्थिर होकर जाती, यानी कि अपने पैर पटकती या तो हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। यानी कि धीरे धीरे इस ताजा रानी से मैत्री हो गई है और धीरे धीरे घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। यानी कि घोड़े की सवारी का कार्यक्रम क्या होता है, आरंभ होता है। आगे मैंने और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। यानी कि अब घोड़ी सवारी के लिए क्या किया, तो कि घुड़सवारी के लिए उन्होंने जीन तैयार की। यानी कि घोड़े पर बैठने के लिए जो बनाई जाती है चमड़े की घेर वाली, उसको जीन कहते हैं। यानी कि सुंदर छोटी सी जीन खरीदी गई और मेरा जो भाई था वो भाई के लिए भी चमड़े की घेर वाली जीन, ऐसी जीन बनवाई कि जिससे घोड़ी पर संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। आरूढ़ यानी कि सवार होना, यानी कि हमारे
घर के बाहर जो चबूतरा है, यानी कि उस चबूतरा के पास हम खड़े रहते थे और बारी बारी से हम क्या, तो इस रानी पर सवार होते थे। और उसका जो छुट्टन नामक जो साइज रखा गया था घोड़े की देखभाल के लिए, वो छुट्टन हमारे साथ इस घोड़े के साथ दौड़ता था और हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। यानी उन्होंने वक्त तय किया था। सवेरे कौन, तो कि सवेरे हमारे भाई बहन घूमते और स्कूल के लौटने पर तीसरे पहर यानी कि संध्या के समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? यानी कि ऐसी सवारी से मजा नहीं आ रहा था। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता। यानी कि हमें खुद अपने आप इस रानी पर सवार होना है, आरूढ़ होना है और सवारी करनी है। तो हमारी जो विद्रोही जो प्रकृति हो कैसे संतुष्ट हो सकती थी? यानी इस लेखिका है और उनके जो साथी है, तो क्या, यानी कि अस्तबल में जाकर भी रानी की गर्दन पर क्या, तो कि झूले झूलते थे और स्टूल रखकर उनके सहारे उनकी पीठ पर चढ़कर भी उनसे संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में क्या हुआ, तो अंत में छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। देखो बच्चों, यह क्या, अपने जो घोड़े पर बैठने की इच्छा उनकी, देखो कैसी इच्छा है। तो दोपहर को सब सो जाते हैं, तब रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यानी यह जो बच्चे हैं, लेखिका और उनके साथी, तो उनको जो घोड़े पर बैठने की जो शिक्षा अधूरी है वो शिक्षा या पूरी करने लगे। यानी कि बारी बारी अब क्या करें, चबूतरा पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। यानी कि ऐसी हम जो प्रवृत्ति करते थे जिससे वो क्या, तो ये प्रभावित हो जाती थी, यानी कि उनको ठेस पहुंचती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही ज्ञान यानी कि बोध रहता है। बोध यानी कि ज्ञान, यानी कि वास्तव में जो बालक है वो कैसा, उनकी जो सोच है, उनके अंदर जो ज्ञान होकर, बोध होकर यानी कि ज्ञान होकर सामान्य चेतना का ही यानी कि सामान्य ही ज्ञान रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। यानी कि बालक को सब एक ही लगता है, यानी कि यह सब उनको एक जैसा लगता है, पशु पंखी सब। यानी कि यह जो लेखिका है वो सब क्या कर रहे हैं, तो उनकी जो घोड़े पर बैठने की जो इच्छा है, उनकी जो शिक्षा अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या, तो कि दोपहर जब सो जाते हैं सब, तब रानी को बाहर लाकर वह उसकी नंगी पीठ पर बैठकर सवारी कर कर बारी बारी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने लगते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। यानी जो निक्की था, निक्की वो क्या, तो कि रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती थी और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे जाने मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यानी कि हमें ऐसा लगता था कि हम मोर के आकार का जो सिंहासन पर है बैठे हैं। तो जो निक्की है, निक्की निक्की यानी कि जो नेवला है, और रोजी यानी कि कुत्ती, यानी कि निक्की जो नेवला है वो क्या करता था, तो जो निक्की है उसकी पूंछ से झूला झूलता था और रोजी उसकी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती थी और नीचे उतरती, और वह सब मानो ऐसे बैठे हैं यानी कि जानो कि कोई सिंहासन पर बैठे। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़ कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। दुल की यानी कि धीमी, यानी कि
रानी को हमारी सब की शक्ति और दुर्बलता भी उसको जानकारी थी। इसीलिए उसकी नंगी पीठ पर हम उसके जो अयाल यानी कि उसकी गर्दन के जो बाल पकड़ कर बैठते थे, तो हमें क्या, तो कि वो धीमी चाल से इधर उधर कर घुमा कर हमें संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। यानी कि जब लेखिका सवार होती है राजरानी पर, तब उनका जो भाई है वो भाई क्या करता है, यानी कि उसके हाथ में जो पतली संटी थी वो उसके पैरों में मार देता है। तो उससे क्या होता है, तो कि चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था। आहत यानी कि घायल, और कोई दुखद स्मृति उभर आई। स्मृति यानी कि याद, यानी कि जैसे उसको सोटी की चोट लगी तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उसका स्वाभिमान घायल हो गया और उसको कोई दुखद घटना याद आ गई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ या बांध रखने का संकल्प किए हो। संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय। यानी कि फिर चोटी लगने की वजह से वो ऐसी दौड़ती है, ऐसे भागती है कि मानो कोई सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ या बांध रखने का दृढ़ संकल्प किया हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। यानी कि कैसा लगता था, जैसे उड़न खटोले पर बैठे हैं ऐसा लगता था। यानी कि कुछ देर तो मैंने अपने आप को संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित ही था। क्यों? क्योंकि उस इतनी तेज वेग से यह घोड़ी भागती थी। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और उस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जिसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। प्रस्तर प्रतिमा यानी कि पत्थर की मूर्ति। यानी कि जब मैं उस पर से गिर जाती हूँ तब वह जो घोड़ी है, जो रानी है, वो अपने अतीत यानी कि भूतकाल से वर्तमान में जैसे वापस लौट आई, ऐसे निश्चल खड़ी हो जाती है। मानो कि उसको दुख होता है, ऐसे पत्थर की मूर्ति के समान खड़े रह जाती है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। बिछोने पर पड़ा रहना यानी कि बीमार रहना पड़ा। यानी कि फिर सब लोग आए और मुझे कुछ दिनों पर बिछोने पर पड़ा, यानी कि बीमार रहा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। यानी कि उस रानी को पश्चाताप हुआ, यानी कि जैसे पश्चाताप हुआ हो वैसे उस दृष्टि से मुझे देखती है और हिनहिनाने लगती, और मेरी आँख में भी आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े बेचे। यानी कि मेरे भाई का जन्मदिन था, तब उस जन्मदिन पर मेरी जो नानी है उसने उसके लिए क्या, सोने के कड़े बेचे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। यानी कि लेखिका क्या कहते हैं कि सामान्यतः कोई भी नया कपड़ा लाए हैं या तो कोई भी नया आभूषण लाए हैं तो सबसे पहले हम किसको, तो कोई रानी को वह पहन कर हम रानी को दिखाने के लिए जाते थे। अब हम आगे का पढ़ाई पेज नंबर 51 पे करेंगे, तो सभी का ध्यान पेज नंबर 51 पे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया। यानी कि शेर के मुंह वाले, यानी कि शेर के मुंह से बने हुए जो कड़े थे वो भाई पहनकर रानी को दिखाने के लिए गया, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। यानी कि जो वलय यानी कि कंकड़ यानी कि छल्ला, यानी कि न मानो मेरा जो उसका जो भाई है वह उसको कैसी प्रेरणा हुई कि वह दोनों कड़े को उतार कर कहाँ, क्योंकि रानी के जो खड़े 70 कान थे वो कान में पहना देता है। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। यानी कि फिर खेल में हम क्या, कि इस कड़ों की बात भूल जाते हैं। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर
जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। संध्या का समय होता है और भाई के हाथ में कड़े न देखकर उनकी माँ जब उनकी पूछताछ करती है, तब उस कड़े की खोज आरंभ होती है और सभी लोग उस कड़े को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उस कड़ों का पता नहीं चलता। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही, यानी कि अपने पग से वो रानी क्या अपने कान को खोदती है और हिनहिनाती है। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश किया। यानी कि अंत में बाबूजी का ध्यान उस ताजरानी की ओर जाता है और कहते हैं उन जो इस जो संकेत दे रही थी ताजरानी, तो वहाँ से मिट्टी हटाने का बाबूजी आदेश देते हैं। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोद कर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। यानी कि किसी ने गहरा यानी कि ऊंडा गड्ढा खोद कर उसमें गड़ गड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। यानी कि यह कड़े गुम हो जाने का दंड किसी को नहीं मिला, लेकिन कड़े मिलने से इस रानी का जो स्थान है वो सारे घर में अपना जो सारे घर के जो सदस्य हैं उनके हृदय में इस रानी ने स्थान पा लिया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है, यानी कि लेखिका क्या कहती कि यह घटना ऐसी घटी बहुत विचित्र जो हमें याद है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यानी कि एक सवेरे जब हम उठते हैं तो हम रानी के पास क्या एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखते हैं। उनके मन में प्रश्न है, वो यह कहाँ था। कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चाना खाकर सो रहा था। यानी कि हमें मन में प्रश्न था कि यह छोटा घोड़ा ये आया कहाँ से। तो हमने बार बार उसको यह प्रश्न किया रामा को कि यह कहाँ आया है। तो रामा तंग होकर फिर हमारा जो उत्तर देता है वो कहता है कि यह जो नया जीव है वो रानी के पेट में दाना चना खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है। यानी कि मेरा भाई पूछता है कि और भी जीव है। और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यानी कि स्वीकृति तो एक सिर हिलाता है। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। यानी कि अब तो हम चकित भी हुए और क्रोधित भी हुए। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चना स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। यानी कि अब तो हम क्रोधित भी हो और चकित भी हो रहे कि यह जीव न कोई तो काम करता है न कुछ करता है, और ऊपर से हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का क्या तो क्या स्वयं दाना चना खाकर उसके पेट में लेटा रहता है। भाई ने कहा, रानी का पेट चीर कर हम कम से कम एक और बच्चा यानी कि घोड़ा निकालें। भाई क्या कहता है कि अब हम रानी के पेट को चीर कर कम से कम दूसरा एक और बच्चा यानी कि घोड़ा निकालें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। क्या कहता है, अब छोटा जो बच्चा है घोड़े को निकाल ले, उस पर अपना जो छोटी बहन है वो भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। यानी जवाब दे देना यानी कि अंत हो जाना। यानी कि फिर मेरे साहस का ने जवाब दिया क्या, तो कि एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। यानी कि दूसरी समस्या क्या थी उसकी ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। यानी कि रानी के पेट को काट कर हम उसमें से बच्चा तो निकाल लेंगे, लेकिन उसका पेट सिएंगे कैसे। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। महीन यानी कि सूक्ष्म, यानी कि माँ की जो सूक्ष्म सुई है उससे तो सीना संभव नहीं।
टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। यानी कि जो उसकी बड़ा जो सुई था वो रामा अपने पास रखते था। जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी वहाँ हम उसे ढूंढ कर नहीं ला सकते थे। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। यानी कि कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे वो रानी का जो बच्चा है घोड़ा वो बड़ा हो जाता है, और तब वह दौड़ने लगता है। तब हमें लगता है जब हमारा जो क्रोध था, जो हम ऐसा सोचते थे कि यह कोई काम धाम न कर कर बस अपनी रानी के पेट में दाना चाना स्वयं खाकर उसके पेट में लेटा रहता था, यह जब सोचते थे तो वह जो क्रोध था, वो जो बातें थी वो सब क्या भूल जाते हैं। और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था कि रानी का पेट चीर कर उनमें से जो घोड़े का बच्चे को निकाल दे, वो सब क्या भूल जाते हैं। तो सभी छात्र, महादेवी वर्मा जी ने यह पशुओं को प्रति का जो प्रेम है उसके बारे में जो यह इकाई दर्शाई गई है, इस इकाई को हमने पढ़ा। आशा है कि सभी छात्रों को इस इकाई में समझ में आ गया है। यानी कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों के से जो गहरा लगाव है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण भी इस इकाई में बताए गए। और जो प्रस्तुत संस्मरण हमने देखा कि एक घोड़ी का है, जिस घोड़ी का नाम रानी था, और लेखिका को बचपन से ही उससे बहुत प्यार था। उसके साथ साथ लेखिका के साथ निक्की यानी कि नेवला, रोजी यानी कि कुतिया को भी भूली नहीं। इस महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल हमें छू लेती है। यानी कि यह इकाई यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस इकाई में समझ में आया होगा। अब हम इस शब्दार्थ के बारे में समझेंगे। बद्री, बद्री का अर्थ है बादल। अनुकंपा यानी कि दया, भावना प्रकट करना। रियासत यानी कि राज्य। ठेल मठा यानी कि चलना। विलायत, विलायत का अर्थ है ब्रिटेन या तो इंग्लैंड। विस्थापित यानी कि स्थान से छूटा हुआ। अस्तबल, अस्तबल का अर्थ है घोड़ों का आवास। अयाल यानी कि लगाम या तो भाग दौड़। संटी यानी कि सोटी। बरामदा यानी कि बरंडा। मुहावरे का अर्थ है आँखों में बसना यानी कि हृदय में समाना। दूसरा है जवाब दे देना यानी कि अंत हो जाना या तो नष्ट होना। तो सभी छात्र ये शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ थे। अब सभी छात्रों, इस इकाई के जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं उस प्रश्न की जो पीडीएफ है वो आपको भेजी जाएगी। उस पीडीएफ में से देखकर आपको स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से अपनी नोटबुक में उनको लिखना है। और जिस किसी भी छात्र को इस इकाई में कोई भी प्रश्न हो या समस्या हो, या तो कहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ हमारी इकाई बार रानी का जो यह वीडियो है वो यहाँ समाप्त होता है। सभी छात्रों को जय हिंद।